Hello, my lovely students out there. This is ARK representing ARK 9 dear CS professional students. याद रखिएगा इस सेशन के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्यू डिलिजेंस। और मैं बता दूं यहां से ना कंफर्म 8 मार्क्स तक का क्वेश्चन आएगा। जी हाँ, एग्जामिनर आपसे डिफरेंट टाइप ऑफ ड्यू डिलिजेंस पूछ सकते हैं और पूछते हैं, मतलब पूछ कर सकते हैं भाई, पूछते हैं मतलब शॉर्ट कर रहा हूं, ठीक है। अच्छा, ये दूसरे पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है। वो इंपॉर्टेंट इसलिए है ताकि डीप अंडरस्टैंडिंग मिल सके आपको ड्यू डिलिजेंस के बारे में। आपने बेसिक कॉन्सेप्ट अब तक समझा है जो हमने डिस्कस किया है, ठीक है। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिटेल डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्यू डिलिजेंस। याद रखिएगा ये डिपेंड करता है कि किस तरीके की कंपनी है। जी हाँ, टाइप ऑफ कंपनी क्या है, उसका नेचर क्या है, किस सेक्टर में है, ऑलराइट। तो सारे फैक्टर्स को कंसीडर करने के बाद ही हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा टाइप का डिलिजेंस उसके लिए एप्लीकेबल होगा। बट कॉमन अगर वर्ड बताऊं तो अगर आप देखें फाइनेंशियल है, लीगल है, टैक्स है, इन्वायरमेंटल है, मार्केट है, कॉमर्शियल है, ये कॉमन ड्यू डिलिजेंस हैं जो हर एक कंपनी पर लगभग अप्लाई हो जाते हैं, चाहे वो किसी भी सेक्टर से बिलोंग करती हो। आप ऑफ कोर्स उसके फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स को देखना चाहेंगे, आप उसकी लीगल एस्पेक्ट्स चेक करेंगे, आप उसकी ह्यूमन रिसोर्सेज एस्पेक्ट्स को चेक करेंगे, उसकी मार्केटिंग एस्पेक्ट्स को चेक करेंगे, टैक्स एस्पेक्ट्स को चेक करेंगे। तो ये जो है ये मैंने कहा कुछ कॉमन है। अब हो सकता है कोई पर्टिकुलर ऐसी भी कंपनी है जिसका कोई भी लेना देना नहीं है आईपीआर से या टेक्नोलॉजी से, अज्यूम करने के लिए कह रहा हूं, वैसे बहुत रेयर एंड केसेस होता है ऐसा, लेकिन अगर नहीं है तो आपका वहां मतलब उधर आपको ऑफकोर्स आईपीआर या फिर टेक्नोलॉजी डिलिजेंस करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। बात पकड़ में आ रहा है। सो हम यहां पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिलिजेंस समझेंगे, ऑलराइट। और किसी को घबराने की जरूरत नहीं है कि सर इतने सारे हैं, कुछ नहीं है, बहुत ईजी है, ध्यान से सुनते जाना। और ध्यान से एक और इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, इसी सेशन के अंदर मैं आपको पॉइंट भी बनाकर बताऊंगा और हाईलाइट करा के याद भी कराऊंगा, ठीक है। तो याद भी करेंगे तो पहले एक बार समझ लेंगे अच्छे से, फिर याद करेंगे। समझना इसलिए जरूरी है कि एग्जामिनर आपके सामने क्वेश्चन को ऐसे ही परोस नहीं देगा कि भैया सीधा सीधा बता दो, घुमा फिरा के भी पूछ सकते हैं। तो अच्छी बात है कि हम अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर ले। लेट्स स्टार्ट विद, अब चलो इतने सारे हैं ना, सबका नाम बता ही नहीं रहा मैं। सबसे पहले स्टार्ट ही कर रहा हूं सीधा ऑपरेशनल ड्यू डिलिजेंस। ऑपरेशनल ड्यू डिलिजेंस, वापस से ऑपरेशनल ड्यू डिलिजेंस। ऑपरेशनल ड्यू डिलिजेंस के अंदर हम लोग क्या करना है, जो टारगेट कंपनी है, जी हाँ, टारगेट कंपनी की फंक्शनल ऑपरेशन देखना है। फंक्शनल ऑपरेशन का मतलब क्या है? अब मान लीजिएगा एक कंपनी ए लिमिटेड है जिसको हम एक्वायर करने के प्लान कर रहे हैं। ए लिमिटेड एक कंपनी है, ए लिमिटेड के पास में दो डिफरेंट बिजनेसेस हैं। एक बिजनेस है मान लीजिएगा उसका एफएमसीजी का, और एक उसका बिजनेस है कॉस्मेटिक, ठीक है, कॉस्मेटिक आइटम्स का। लेकिन उसका जो फंक्शनल बिजनेस है, मतलब फंक्शनल मतलब एफएमसीजी का ही काम अभी कर रही है, अभी कॉस्मेटिक पर वो सच कोई वर्क नहीं कर रही है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि हम जो बिजनेस एक्वायर कर रहे हैं वो एफएमसीजी का कर रहे हैं। तो फंक्शनल टारगेट कंपनी के फंक्शनल एस्पेक्ट्स, जी हाँ, फंक्शनल ऑपरेशन को हम कंसिडर करेंगे। तो पहला पॉइंट जो हमको यहां मिलने वाला है वो क्या मिलने वाला है? ऑपरेशनल ड्यू डिलिजेंस इज द एम एट, यहां से हाईलाइट करना, असेसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ऑपरेशंस ऑफ टारगेट कंपनी। दिस कॉल्ड पॉइंट नंबर फर्स्ट। क्या करेंगे? उसके फंक्शनल ऑपरेशंस की असेसमेंट करेंगे, और उस फंक्शनल ऑपरेशन को असेस करके हम क्या फाइंड आउट करेंगे? हम चेक करेंगे कि उसका जो करंट ऑपरेशनल एक्टिविटी है प्लस उसमें टेक्नोलॉजी प्लस फाइनेंशियल इंपैक्ट क्या होगा ऑपरेशनल, अगर बात करेंगे एफिशिएंसी पर। क्या सर? देखो आओ समझो, जब हम कह रहे हैं क्या करना है ऑपरेशनल, क्या करना है ऑपरेशनल ड्यू डिलिजेंस के अंदर? असेसमेंट। याद कर लो भाई, असेसमेंट ऑफ फंक्शनल ऑपरेशन। फंक्शनल ऑपरेशन जो एक्टिव है भैया वही ऑपरेशन ना। जैसे मान लीजिएगा कोई कंपनी है, वो कंपनी जैसे मैंने हमारे यहां पे एग्जांपल में लिया एफएमसीजी प्रोडक्ट्स बनाती है, तो उसकी एक्टिविटी क्या हो गई? एफएमसीजी। अब इस एफएमसीजी प्रोडक्ट्स को हमें पता कैसे चलाएंगे कि भाई कैसा कितनी इफेक्टिवली काम कर रहा है ये कंपनी? तो हम उसमें देखेंगे कनेक्टिविटी, और किन किन चीजों को हम कनेक्ट करेंगे? कनेक्टिविटी बिटवीन, ध्यान से याद करो, कनेक्टिविटी बिटवीन ऑपरेशन जो वो बिजनेस कर रही है किसके साथ में, प्लस टेक्नोलॉजी क्या यूज कर रही है, प्लस फाइनेंशियल इंपैक्ट। अब तीन चीजें मिलकर ही खेल है सारा। क्योंकि समझो मैं अपने प्रोडक्ट्स बनाता हूं
और लेकिन पुरानी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर रहा हूं तो अल्टीमेटली क्या इफेक्ट होगा, फाइनेंशियल इंपैक्ट अच्छा आएगा क्या? ऑफ कोर्स नॉट। तो हमें ऑपरेशनल डिलीजेंस करके हम उसके ऑपरेशन को, जी हाँ, जो भी वो बिजनेस एक्टिविटी कर रही है, जो भी कैरी कर रही है ऑपरेशन, उसको हम देखते हैं कि उसमें टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन कितना है, किस लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ वो काम कर रही है, और फिर उसका अल्टीमेट इंपैक्ट हम देखते हैं कैसे, फाइनेंशियल इंपैक्ट ऑफ ऑपरेशनल एफिशिएंसी। अगर एक प्रोडक्ट को बनाने का खर्चा बहुत ज्यादा आता है तो ऐसी कंपनी को क्यों एक्वायर करूं मैं? बात पकड़ में आ रहा है? तो फंक्शनल ऑपरेशनल, यहां समझ में आया वर्ड जो हम बोल रहे हैं? ऑलराइट, थोड़ा सा ये पंगा करता है। पहाड़ में आओ, आओ देखो, आओ हम लोग पॉइंट बनाते हैं डायरेक्ट। असेसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ऑपरेशंस ऑफ टारगेट कंपनी, पहला पॉइंट को हाईलाइट कीजिएगा। दूसरा पॉइंट बनेगा कनेक्टिविटी बिटवीन द ऑपरेशंस, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन इन ऑपरेशनल प्रोसेस एंड फाइनेंशियल इंपैक्ट ऑन ऑपरेशनल एफिशिएंसी। पॉइंट नंबर 2 क्या कह रहा है, आप क्या करेंगे, असेसमेंट के थ्रू ये पता लगाएंगे कि जो उसकी ऑपरेशन है प्लस टेक्नोलॉजी क्या यूज कर रही है कंपनी, और अल्टीमेटली उसका फाइनेंशियल इंपैक्ट क्या होगा। पुरानी मशीनें इस्तेमाल कर रही है तो क्या फायदा होगा भाई, कॉस्ट बढ़ेगा, तो फाइनेंशियल इंपैक्ट ऑपरेशनल एफिशिएंसी पे कैसा होगा, बेकार जाएगा रे। क्लियर एकदम, बात पकड़ में आ रहा है? तो 2 पॉइंट याद हुआ। अब दूसरा देखते हैं आगे। इट अनकवर्स एस्पेक्ट्स ऑन ऑपरेशनल वीकनेसेस, इनएडिक्वेसी ऑफ कंट्रोल मैकेनिज्म। अब 2 बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, कहता है इट क्या कर रहा है, ये अनकवर्स ऑपरेशनल वीकनेसेस। ऑपरेशनल वीकनेसेस जैसे कुछ इंडस्ट्रीज का नेचर ऐसा होता है जिसमें विदाउट लेबर, जी हाँ, विदाउट मैन पावर काम ही नहीं हो सकता, और या फिर हम जब बोलते हैं ये पता लगे कि हमको उसकी वीकनेसेस की, भैया आपको ना लेबर तो ऑल टाइम एंगेज रखनी पड़ेगी, ठीक है। और इनएडिक्वेटिव कंट्रोल मैकेनिज्म, कई बार कुछ ऐसे इन्वायरमेंटल इंपैक्ट होते हैं जिसमें आपको कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते। कंट्रोल किसको नहीं कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल समझो इन्फ्लेशन आ गया, महंगाई बढ़ गया बहुत ज्यादा, ठीक है, या रिसेशन आ गया, ठीक है। ऐसे केसेस में वो कंपनी भैया सुस्ती बैठी रहेगी। जैसे एज्यूम करो एक बार के लिए, जब मार्केट बहुत अच्छा होगा, है ना, इन्फ्लेशन नहीं होगी और रिसेशन नहीं होगा, तो ऐसे केसेस में क्या होगा, लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी। लेकिन उल्टा भी हो सकता है, जब रिसेशन होगा और मार्केट कंडीशन अच्छी नहीं होगी तो पता लगा कि उस इंडस्ट्री पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। बट कुछ प्रोडक्ट्स, कुछ सर्विसेज ऐसी होती हैं, चाहे रिसेशन हो या ना हो भाई, हमारे लिए तो वो बढ़िया ही रहेगा। जैसे फार्मास्यूटिकल बिजनेस है, एजुकेशन का बिजनेस है। ऐसे केसेस में जनरली ऑब्जर्व किया जाता है कि आपने देखा होगा कि कितना ही रिसेशन आ जाए बट मेडिसिन का अगर का बिजनेस कोई है तो उसका फ्लो बना रहेगा। लेकिन कुछ बिजनेसेस ऐसे भी होते हैं जिनका भैया कंट्रोल, इनएडिक्वेटिव कंट्रोल मैकेनिज्म होता है। मतलब सर कि उसमें अगर कोई भी इफेक्ट पड़ रहा है, जैसे सीजनल बिजनेस है। अब सीजनल बिजनेस के अंदर आपने देखा कि भाई जो पर्टिकुलर सीजन आएगा उसी टाइम पर ही उसकी सेल बढ़ेगी, बाकी टाइम पर उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सो ऑपरेशनल एफिशिएंसीज को हम इस तरह से ऑपरेशनल ड्यू डिलिजेंस के थ्रू हम लोग ये एस्पेक्ट्स कवर करते हैं ताकि हमें पता लग सके ऑपरेशनल वीकनेसेस क्या है और इनएडिक्वेसी कंट्रोल मैकेनिज्म क्या है। अब यहां पर हमने 3 पॉइंट्स बनाए हैं। मैं पॉइंट्स में क्यों कह रहा हूं आप याद कीजिएगा, रीजन है, पॉइंट्स में याद रहेगा तो आप याद कर पाएंगे लंबे टाइम तक। पैराग्राफ को रीड करते रहेंगे तो दिक्कत आएगा। और एक खास तौर से उनके लिए कह रहा हूं जो बच्चों का रिक्वेस्ट था कि सर हमको थोड़ा सा पॉइंट्स और बता दीजिएगा। बहुत सारे ऐसे ना बहुत सारे पैराग्राफ है, दिक्कत करेगा, पॉइंट्स में याद कीजिएगा। पहला पॉइंट क्लियर हो गया होगा, मॉड्यूल में अपने बना लीजिएगा, इजी रहेगा। आगे देखते हैं। ऑपरेशन इन्वॉल्व्स, अब यहां से हाईलाइट करना, वेरीफाइंग ऑपरेशनल मैटर्स सच एज वेरियस फैसिलिटीज, ऑफिस लेआउट, सिटिंग कैपेसिटी एक्सेट्रा। अब हम इसमें क्या देखेंगे कि भाई कंपनी का जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पर टारगेट कंपनी से हम कह रहे हैं, वहां उसके पास अलग अलग तरह की फैसिलिटीज क्या क्या अवेलेबल है। क्योंकि भी ऑपरेशन एक ब्रॉड एस्पेक्ट हो गई, मतलब हम लोग ऑल ओवर कंपनी का बात कर रहे हैं इसके अंदर, जब हम कह रहे हैं ऑफिस लेआउट्स उसके किस तरीके के हैं, सिटिंग कैपेसिटी किस तरीके की है, अदर एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स किस तरीके किए हुए हैं, वो सारे एस्पेक्ट हम कवर करेंगे। The idea of doing this diligence is to highlight करना वापस, to verify the various facilities owned by the target company and whether all costs are captured in the financials or not। अब ये भी इंपॉर्टेंट है, जैसे कई सारी इंपॉर्टेंट कॉस्ट है ना आपने अपने अकाउंट्स में या फाइनेंशियल्स में मेंटेन ही नहीं करी है, ताकि अब क्या हो समझो, जैसे सपोज करो, एक एज्यूम करके देखो कि आप है ना कोई व्हीकल परचेज करने गए,
और उस व्हीकल की सबसे बड़ी खराबी ये है कि उसकी अच्छी माइलेज नहीं है। आप समझ के देखिएगा, उसका अच्छा माइलेज नहीं है और वो आपको डिस्क्लोज नहीं किया। आपने सोचा, बोला ये व्हीकल खरीदा है, 1 लीटर पेट्रोल डलाऊंगा और बोला 50 किलोमीटर तक जाऊंगा, बट उसकी एक्चुअलिटी क्या है, वो 20 किलोमीटर से ज्यादा चल सकती है। अब प्रॉब्लम क्या आने वाला है समझो, आपको ये बात डिस्क्लोज ही नहीं किया या ना लिखा हुआ कहीं पर, तो आपको ये दिक्कत करने वाला है। इस बात पकड़ में आ रहा है। तो जितनी भी कॉस्ट है वो फाइनेंशियल्स में लिखी गई हो, प्रेजेंट की गई हो। इट ऑल्सो गिव्स अ बेटर पिक्चर ऑफ द काइंड ऑफ कॉस्ट द बायर इज गोइंग टू इंकर इन केस द प्लान टू गो फॉर एक्सपांशन। प्लस अब यहां पर क्या देखेंगे कि फर्दर बायर को कितनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी टू इंप्रूव द ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑफ द टारगेट कंपनी। अगर ये आप खरीद लेते हैं तो खरीदने के बाद में, मतलब अगर कंपनी एक्वायर कर लेते हैं तो बायर को और कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। बायर तो ये सोच रहा है कि पहले तो मैं से एक्वायर करना खर्चा है, फिर इसको मेंटेन करना खर्चा है। एक छोटा सा एग्जांपल, तो कॉमन एग्जांपल है, समझाने के तौर पर दे रहे हैं। सपोज कीजिएगा आपने ना एक हाउस खरीदा है, ठीक है, जो सेकेंड हैंड हाउस है, या आपको सेकेंड हैंड व्हीकल खरीदने हैं। आपको पता है कि सेकेंड हैंड व्हीकल के ऊपर पहले तो आप उसे खरीदने का पैसा खर्चा कर रहे हैं, फिर उसको ठीक कराने का खर्चा कर रहे हैं। तो आपने सोच रखा था कि अगर भाई मैं इसको खरीदता हूं, नया व्हीकल 1 लाख का आता है और सेकेंड हैंड व्हीकल 50,000 का आता है, और 50,000 के अंदर मुझे 20,000 और इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तो फिर मैं नया क्यों ना खरीद लूं। पता लगा 70,000 रुपए का तो मैंने सेकेंड हैंड व्हीकल खरीदा है और 1 लाख रुपए में मुझे नया मिल रहा है। ऐसे ही कंपनीज देखता है कि उसकी किस तरह की मशीनरीज हैं, उसके एसेट्स किस तरीके की हैं, ठीक है। अगर पता लगा कि उसे खरीदने के बाद, कंपनी को खरीदने के बाद में उसकी मशीनरी को ही रिपेयर कराने में बहुत खर्चा आ रहा है, तो ये अच्छी डील नहीं है। क्या हो रहा है? Further, operational diligence is detailed index of the fixed assets and its locations, age of assets including all lease agreements relating to various equipments, schedule of the sale and purchase of major capital equipments। क्योंकि हम ऑपरेशन की बात कर रहे हैं, इसलिए आप याद रखिएगा सारी एस्पेक्ट्स कहाँ किस तरफ जाएंगी, जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरफ जाएगा, या हम बोलेंगे एसेट्स हैं, लीज हैं, या आपने कोई भी मेजर इक्विपमेंट्स खरीदे हैं, उनके बारे में हम देखेंगे। During the previous year or last year, real estate deeds, mortgage, title policies, other permits। अब एग्जाम में ना ये एग्जांपल जरूर लिख के आना, लास्ट वन पैराग्राफ में जो है ये एग्जांपल जरूर कोट करिएगा। अब देखो हमने क्या क्या सीखा इसके अंदर। सबसे पहले हमने देखा इट्स असेसमेंट ऑफ, किस चीज का असेसमेंट करता है, असेसमेंट ऑफ फंक्शनल ऑपरेशन ऑफ टारगेट कंपनी। पॉइंट बोलो, ये इंपॉर्टेंट है सारे के सारे, ठीक है। सो बोलो मेरे साथ एक बार, क्या है असेसमेंट ऑफ फंक्शनल ऑपरेशन ऑफ टारगेट कंपनी, जिसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, कनेक्टिविटी बिटवीन। एक्चुअली हमें कैसे पता लगता है कनेक्टिविटी बिटवीन, क्या उसका ऑपरेशन है प्लस टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन प्लस फाइनेंशियल इंपैक्ट ऑन ऑपरेशनल एफिशिएंसी। तीन चीजों को पकड़ के हम चेक करते हैं कि हमारे लिए बेटर होगा या नहीं होगा डील। फिर हमने क्या देखा, इट अनकवर्स क्या करता है, ऑपरेशनल वीकनेसेस और इनएडेक्वेसी कंट्रोल मैकेनिज्म। क्लियर हुआ यहां तक का? 3 पॉइंट आप ये ड्रॉ करेंगे, फिर एग्जाम में लिखेंगे क्या हेल्प करता है, वेरीफाई द ऑपरेशनल मैटर्स सच एज वेरियस फैसिलिटीज, ऑफिस लेआउट, सेटिंग कैपेसिटी, इवन एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स। ठीक है, ये बात पकड़ में आया। और राइट, ये भी क्लियर हमको। फिर हम चाहेंगे एग्जाम में क्या लिख सकते हैं, जैसे सपोज हम यहाँ पे एक एग्जांपल और बना के लिख सकते हैं एक और, कि इट ऑल्सो हेल्प्स टू बायर वेदर ही विल मेक द फर्दर इन्वेस्टमेंट्स और नॉट। भैया आगे और पैसा लगाना पड़ेगा, खरीदने के बाद भी पैसा खर्च करना पड़ेगा उसकी ऑपरेशनल ऑपरेशन को और इंप्रूव करने के लिए। क्या हो रहा है, बेसिकली किस चीज पे ध्यान देता है ये, कंपनी की एसेट्स क्या है, मेजर आपने जो इक्विपमेंट्स खरीदे हैं वो हैं, लीज डीड्स हैं, मॉर्गेज किया हुआ है तो वो देखेंगे, लास्ट 3 ईयर के अंदर आपने कितना परचेज किया है, मेजर कोई इक्विपमेंट्स खरीद रहे हैं, ये सारी एस्पेक्ट्स हम लोग ऑपरेशनल डिलिजेंस के अंदर कंसीडर करेंगे। क्या हो रहा है, उम्मीद कर रहा हूं पकड़ में आया होगा। अब नेक्स्ट आता है हमारा स्ट्रेटेजिक डिलिजेंस। स्ट्रेटेजिक का मतलब ध्यान सुनना, स्ट्रेटेजिक का मतलब बेसिकली हम जब फोकस करते हैं तो हम क्या कहते हैं कि जो भी कंपनी के लीडर्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, है ना, उनके अंदर देखो पहले ध्यान समझना, उनके माइंड में क्या चलता है, विजन ऑफ द कंपनी, विजन ऑफ द कंपनी, बोलो विजन ऑफ द कंपनी एंड गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव they want to achieve। समझना, स्ट्रैटेजिक का मतलब ही क्या है। स्ट्रैटेजिक डिलिजेंस का पर्पस ही है कि आप जब एक्वायरर टारगेट कंपनी को एक्वायर कर रहा है तो वो अपनी कंपनी को कहां देख रहा है, विजन क्या है उसका, कि भाई वो क्या चाहता है, इंटरनेशनल मार्केट में अच्छी प्रेजेंस चाहता है, या अपने ही इंडस्ट्री के अंदर सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर बनना चाहता है, या अपने कंपनी को दूसरी कंपनी को एक्वायर करने के बाद में अपनी कंपनी के प्रोडक्ट्स को एक बेस्ट प्राइसेस पे अवेलेबल करना चाहता है, या डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स को इंप्रूव करना चाहता है,
ये सारे बातें जब हम देख रहे हैं तो हम कह रहे हैं विजन, वो अपने आप को कहां देखना चाहता है, प्लस कंपनी के गोल्स और उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। जब भी हम स्ट्रैटेजिक डिलिजेंस की बात करेंगे तो यहां पर याद रखिएगा जो आप चाहते हैं ना वो आपकी एक प्लानिंग फॉर्मेट में आएगा। बात पकड़ में आ रहा है? जैसे आओ, स्ट्रैटेजिक डिलिजेंस इज अ टेस्ट द स्ट्रैटेजिक रैशनल बिहाइंड। अब स्ट्रैटेजिक रैशनल क्या होता है, इसको हाईलाइट करो, लिख लो, चाहे लॉजिकल लिखो, लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग किस चीज की लॉजिकल रीजनिंग करेगा? बिहाइंड अ प्रपोज ट्रांजेक्शन एंड एनालाइज वेदर द डील इज कॉमर्शियली वाइबल, कि भाई हम ये खरीद रहे हैं, ये हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। वेदर द टारगेट, अभी पॉइंट बना जाना भाई, इसको यहां से हाईलाइट करो, वेदर से हाईलाइट करना, पॉइंट नंबर 1 द डील इज कॉमर्शियल वाइबल। सेकंड पॉइंट बनाओ, वेदर द टारगेटेड वैल्यू वुड बी रियलाइज्ड, हाईलाइट करो, पॉइंट नंबर 2 टारगेटेड वैल्यू रियलाइज का मतलब इस कंपनी को एक्वायर करने के बाद हमने सोच रखा है कि भैया हम 500 करोड़ का बिजनेस करेंगे। अब 500 करोड़ का बिजनेस का मतलब हुआ कि अगर हम उस पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, मान लीजिएगा 200 करोड़ 300 करोड़, वी आर एक्सपेक्टिंग क्या इससे 200 करोड़ 300 करोड़ का पैसा का हमको रिटर्न भी तो आना चाहिए। सो वेदर द टारगेटेड वैल्यू वुड बी रियलाइज्ड, इट कंसीडर फैक्टर्स सच एज वैल्यू क्रिएशन, अपॉर्चुनिटीज, कंपैरेटिव पोजीशंस एंड क्रिटिकल कैपेबिलिटीज। जैसे वोडाफोन और आइडिया आपस में मिलने के बाद में इनका पर्पस क्या था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कस्टमर्स मार्केट में टेलीकम्युनिकेशन अंदर इन्हीं का होना चाहिए। तो इन्होंने क्या देखा कि अगर वोडाफोन और आइडिया हम आपस में मिल जाएंगे तो हमारा जो मार्केट शेयर है वो बढ़ जाएगा। मार्केट शेयर मतलब नंबर ऑफ कस्टमर्स हमारे बढ़ जाएंगे। क्लियर हो रहा है? Now, study diligence focuses on determining how much adequate, realistic, and attainable deals is value. Study diligence is a broader and consider micro and macro environmental factors of business. ये दोनों ही फैक्टर्स को कंसीडर करता है, माइक्रो भी और मैक्रो भी इन्वायरमेंटल फैक्टर। माइक्रो भी, माइक्रो कौन से होते हैं? जो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जैसे कंपनी का एम्प्लॉय है, कस्टमर्स है, सप्लायर्स है, ये क्या है? माइक्रो विद इन द कंपनी ऑर्गेनाइजेशन, जो कंपनी को इफेक्ट करते हैं, जिसपे यूजुअली कंपनी का कंट्रोल होता है। मैक्रो कौन से होंगे? जैसे मान लीजिएगा कोई फिक्सल पॉलिसी है, हाँ, जीडीपी है, पॉलिटिकल कोई पॉलिसी बनी हुई है, स्पेसिफिकली इंडस्ट्री के लिए अलग से बनाई जा रही है, कोई टैक्स में नया चेंजेस आ गया। सो जहाँ में ऐसे हैं जहाँ पर जैसे इन्वायरमेंटल है ना, नेचर, सो ये सारी चीजें क्या होगी जो एक्सटर्नल है, मतलब ऐसे फैक्टर्स जो बेसिकली आपके कंपनी के कंट्रोल में नहीं होते हैं। अब ये सारे एस्पेक्ट्स हम लोग देखते हैं, है ना, खरीदने से पहले। कनेक्टिंग द लीगल एंड फाइनेंशियल कंसिडरेशन विद अ लॉन्ग टर्म फोकस। Essentially, the study diligence determines the question whether a business plans can hold up a market realities. बात पकड़ में आया? छोटा सा ही है ये, बड़ा टॉपिक नहीं है। तो हमने इसमें 3-4 बातें याद रखनी है स्ट्रेटेजिक डिलिजेंस के अंदर। क्या कह रहा है स्ट्रेटेजिक डिलिजेंस? बेसिकली क्या है? ये लॉजिकल एक रीजनिंग है इस बात को डिसाइड करने के लिए कि जो प्रपोज ट्रांजैक्शन है क्या वो कॉमर्शियली वायबल है। मेरे साथ बोलो, कॉमर्शियली वायबल है, या टारगेटेड वैल्यू हमें रियलाइज होगी नहीं होगी। इसके लिए वो क्या करता है, यहां से देखो, इट हेल्प्स इन टू फाइंड आउट व्हाट इट वैल्यू क्रिएशन, अपॉर्चुनिटीज, कंपैरेटिव पोजीशंस, क्रिटिकल कैपेबिलिटीज। ये सारी एस्पेक्ट्स हम लोग कहां देख रहे हैं? ऑपरेशन, वो स्ट्रेटेजिक डिलिजेंस के अंदर। याद हुआ? किसी पर्ट पर लगता है ना, तुम्हें लगता है कि सर ये हमको पढ़ने नहीं पढ़ा है ना, इसका मीनिंग समझ में नहीं आया, इशू आता है, तो आप के व्हाट्सएप पूछेगा, ठीक है। आइए फाइनेंशियल डिलिजेंस की बात कर लेते हैं, फटाफट से आइएगा फाइनेंशियल डिलिजेंस, और उसको इंपॉर्टेंट मार्क कर दो भाई, इंपॉर्टेंट मार्क कर दो। वैसे मैं इंपॉर्टेंट बता दूं, ये भी था और ऑपरेशनल भी इंपॉर्टेंट था, ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट है। आइए, फाइनेंशियल डिलिजेंस यूजली का देखा जाए कॉमनली अप्लाई होने वाला है, मतलब चाहे कोई सी भी कंपनी हो, आप फाइनेंशियल डिलिजेंस तो करने ही वाले हैं। और फाइनेंशियल डिलिजेंस का मेन पर्पस क्या होगा? उसकी फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स को कंसीडर करना। जैसे उसकी कंपनी के आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रिव्यू करेंगे, ठीक है, उसके इंटरनल ऑडिट को रिव्यू करेंगे, उसके कैश फ्लो को कंसीडर करेंगे, उसकी कोई भी पॉसिबल लायबिलिटीज है उसे देखेंगे, टैक्सेशन एस्पेक्ट्स को कंसीडर करेंगे। ये सारी एस्पेक्ट्स कहां देखने को मिलेंगी? फाइनेंशियल डिलिजेंस के थ्रू। आओ, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ डिलिजेंस is financial diligence. It seeks to check whether the financial showcased in the information memorandum is correct or not. अब showcase यहाँ वो कह रहे हैं showcase the information memorandum। अब जितने भी आप फाइनेंशियल्स आप कंपनी के कंसीडर करेंगे उसमें देखना हमको एग्जैक्टली है कि भैया जो डेटा दिया जा रहा है वो एग्जैक्टली सही है नहीं है। आओ,
provides a deep understanding of the all company financials. It provides, highlight करना point number 1, क्या कहता है, it helps, क्या कहता है, deep understanding of company financials, but not restricted to the audited financial statement for last year, recent unaudited financial statements with the comparable statements of last year. बात पकड़ मारा है, सिर्फ कह रहा है it is not restricted to consider what ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट और लास्ट ईयर, बोला जितना भी है प्लस जो भी अनऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको भी कंपेयर करेंगे विद द लास्ट ईयर. पॉइंट नंबर 2 बन गया हमारे लिए ये. पॉइंट नंबर 3 कहता है रिव्यू द अकाउंटिंग पॉलिसीज, रिव्यू इंटरनल ऑडिट प्रोसीजर, क्वालिटी एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ अर्निंग्स एंड कैश फ्लोज. पॉइंट नंबर आगे बनता चला जाएगा. कंडीशंस एंड वैल्यू ऑफ द एसेट्स, potential liabilities, tax implication of deal structure, examination of information system to establish the reality of financial information, internal control systems. सर क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं? पहले ना एग्जाम में क्या करना, पहले 3 पॉइंट्स लिखना. कौन कौन से पहले 3 पॉइंट्स होंगे? इट प्रोवाइड अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ऑल फाइनेंशियल company financials. फिर दूसरा पॉइंट लिखना, it is not restricted to the audited financial statements for the last years, but it also consider what recent unaudited financial statements. ये बात लिखना and compare with the last financial year. यहाँ तक लिख दिया. फिर कुछ पॉइंट्स बनाना ऐसे अलग से ABC करके. क्या करता है? इट रिव्यू द, बोलो ना मेरे साथ में, अकाउंटिंग पॉलिसीज. बोलो, याद करने के लिए बोलिएगा. रिव्यू द अकाउंटिंग पॉलिसीज, रिव्यू इंटरनल ऑडिट प्रोसीजर, बोलो रिव्यू इंटरनल ऑडिट प्रोसीजर, क्वालिटी एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ अर्निंग्स एंड कैश फ्लोज. ठीक है. देन कंडीशन एंड वैल्यू ऑफ द एसेट्स, पोटेंशियल लायबिलिटीज, टैक्स इंप्लीकेशंस बोल लीजिएगा. एग्जामिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम. ऐसे सब पॉइंट्स बना के लिखिएगा. एग्जामिनर खुश हो जाएगा भाई देख के. Now, financial diligence also review company's projections and basis of the projections. Projections का मतलब कंपनी क्या मांग एक्सपेक्ट कर रहा है. कंपनी ने इस बार एक्सपेक्ट किया है 100 करोड़ का प्रॉफिट. तो भाई तूने 100 करोड़ का प्रॉफिट तो एक्सपेक्ट किया है, लेकिन कैसे अचीव किया, तो बेसिस किससे सब करेंगे, इसको अचीव करेंगे. कैपिटल एक्सपेंडिचर्स प्लान, शेड्यूल ऑफ द इन्वेंट्रीज, डेट एंड क्रेडिटर्स. जी हाँ, दोनों बातें हैं कि भैया कितना डेटर है कितना क्रेडिटर है. पता लगा जिससे हम लोग एक्वायर कर रहे हैं उसका क्रेडिटर इतना ज्यादा है भाई, ब्रांड तो नहीं करना है. Also, the process involves analysis of the major top customers' accounts, fixed and variable cost analysis, analysis on the gross margin, customers with the high profit margins. एक है ना, एक और चीज बता दूं, इसके साथ में ही, जी हाँ, फाइनेंशियल डिलीजेंस साथ में ही टैक्स डिलीजेंस ही किया जाता है, साथ में ही होता है वो. ठीक है. और टैक्स डिलीजेंस जो है बेसिकली क्या कवर करेगा, टैक्स कंप्लायंसेस चेक करने के लिए, क्योंकि ऑफ कोर्स अगर नॉन कंप्लायंस होंगे तो अच्छा खासा पेनल्टी लगेगा. तो बोलता है जी साथ साथ चेक किया जाएगा. टैक्स कंप्लायंसेस हैं. टैक्स कंसिजेंसीज एंड एग्रेसिव पोजीशंस. टैक्स कंसिजेंसीज क्या हो सकती हैं? लाइक अगर मान लीजिएगा आपको पता है आपकी लायबिलिटी बननी है ना, मतलब टैक्स पे करने की लायबिलिटी बननी है. सो एक सर्टेन थ्रेशोल्ड पे जो आपकी लायबिलिटी बनेगी, बोले वो आपकी लायबिलिटी इन द सेंस कि आपको वो पे करनी पड़ेगी. ट्रांसफर प्राइसिंग क्या रहेगा? अगर आप ऑफ कोर्स बिजनेस ट्रांसफर कर रहे हैं तो अल्टीमेटली आपको उसमें टैक्स में बेनिफिट्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे वो देखा जाएगा. आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्क एरियाज प्लस टैक्स प्लानिंग एंड अपॉर्चुनिटीज. टैक्स प्लानिंग एंड अपॉर्चुनिटीज, जैसे टैक्स प्लानिंग, जैसे कुछ आपको पता है जहां आपको टैक्स एग्जाम्पशन से बेनिफिट्स मिलेंगे, वो आप कैसे ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू टैक्स प्लानिंग एंड अपॉर्चुनिटीज. सो यहां पर मैं जो बता रहा हूं 2 बातें इंपॉर्टेंट बता दूं. पहला था कि पहला हमको फाइनेंशियल डिलीजेंस के साथ साथ अगर एग्जाम में हो सकता है छोटा सा अलग से आपको पूछ लेगा टैक्स डिलीजेंस के बारे में. टैक्स डिलीजेंस के बेसिकली कॉन्सेप्ट के अंदर क्या एग्जामिन करते हैं हम लोग, टैक्स कंप्लायंसेस चेक करते हैं कंपनी के, प्लस टैक्स कंसिजेंसीज एंड अपॉर्चुनिटीज, सॉरी एग्रेसिव पोजीशंस, प्लस ट्रांसफर प्राइसिंग, बोलो ना ट्रांसफर प्राइसिंग. इसके साथ साथ आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्क एरियाज प्लस टैक्स प्लानिंग एंड अपॉर्चुनिटीज. अभी एक इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, ये तो हमें याद करना है और उम्मीद कर रहा हूं पकड़ में आया होगा. ठीक है. और ये जो पार्ट्स है यहाँ पे इलस्ट्रेटेड स्कोप ऑफ वर्क अंडर द फाइनेंशियल डिलीजेंस, एग्जामिनर पूछ सकते हैं. और मैं आपको बता दूं सिर्फ ये आप 1 या 2 बार रीड करके जाएंगे. ठीक है, ताकि ना आपके लिए इजी हो जाएगा. फाइनेंशियल्स अगर हम लोग वर्क की बात करेंगे तो जितनी फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स आपने पढ़ी है समझेगा, वही सब यहाँ पे इन्वॉल्व होने वाली. जैसे स्टडी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, हिस्टोरिकल पीरियड्स, रिव्यू एंड कमेंट ऑन द रीजनेबिलिटी एंड द consistency of significant accounting policies, highlight significant matters in internal audit reports, audit committees report, analysis of quality earnings and particular focus on recurring versus non-recurring transactions, specifically करा income and expenditures के लिए, charges and accounting policies, impact of related party transactions. सेम ऐसे ही करा रेवेन्यू एंड मार्जिन को लेके. सो जस्ट सिंपली रीड दिस. मैं नहीं कह रहा इसको रटना है, नहीं कह रहा हूँ, 5-6 बार एक बार रीड करना है. ठीक है.
रीड करने के लिए कह रहा हूं, ठीक है। और दूसरी बात, अगर लगता है कि सर मुझे नहीं समझ में आया, सर इसमें पर्टिकुलर पॉइंट समझ में नहीं आया, तो ना के व्हाट्सएप पर सेंड करना, इमीडिएट आंसर मिलेगा। इमीडिएट का मतलब विद इन 24 आवर्स सबको आंसर मिलेगा, उससे ज्यादा डिले नहीं होगा किसी भी हाल में। ऑलराइट, तो ये एक बार रीड करना। अभी ना हम लोगों ने 3 डिस्कस किए हैं, ऑपरेशनल, स्ट्रेटेजिक एंड फाइनेंशियल। सर इतना सही याद करना है नहीं भाई, समझो पॉइंट जो बता रहा हूँ वैसे याद करना है। पॉइंट्स के अंदर आपने देखा होगा हमको लगभग हर किसी में 5 से 6 पॉइंट्स मिल रहे हैं, और 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, कंफर्म बन के आएगा इनमें से, ठीक है। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट देखते हैं। टेक्निकल डिलिजेंस। टेक्निकल डिलिजेंस 2 तरह का होता है, एक तो आईपीआर और एक टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी जब बात करेंगे तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बात करेंगे, और आईपीआर में जानता हूं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, मेरे बच्चों को पता है। आप लोग जानते हैं ना कि पेटेंट्स है, कॉपी है, कॉपीराइट्स है, डिजाइन है, ये आज का डेट में ना, आज के बिजनेस सेक्टर के अंदर देखा जाए सबसे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, क्योंकि ना आप ही का ही पेटेंट आपको डिफरेंशिएट कर देता है आपके कॉम्पिटिटर्स से। ये बात आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। जो टेक्नोलॉजी एंड्रॉइड यूज करने की पर्टिकुलरली जिनको पास मिलेगी वो सिर्फ उसे यूज कर सकते हैं। अब बाकी आपको पता है ना कि नोकिया के साथ एक चैलेंज था, नोकिया ने, और आपने देखा स्मार्टफोन से अगर हम कंपेयर कर रहे हैं सैमसंग, जब सैमसंग एंड्रॉइड कॉन्सेप्ट के ऊपर काम कर रहा था, उधर नोकिया ने अपना एक सॉफ्टवेयर इंट्रोड्यूस किया जो विंडोज के फोन थे, और आपने देखा होगा विंडोज फोन आए और ऐसे चले गए, क्योंकि कस्टमर्स को वो खुश नहीं कर पाए। क्या मतलब, अब एंड्रॉइड के साथ वो यूज नहीं कर सकता था। अब भाई सीधी सी बात है, जब पेटेंट राइट आपके हाथ में आ गया, बात पकड़ में आ रहा है, तो कैसे दूसरा यूज कर लेगा। सो इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि आईपीआर जब डिलिजेंस करते हैं तो हम एग्जैक्टली देखते हैं कि जो पेटेंट्स हैं, कॉपीराइट्स हैं, वो बेसिकली रजिस्टर्ड हैं या नहीं रजिस्टर्ड है, और रजिस्टर्ड हैं तो उनकी अगर देखा जाए तो क्या पोजीशन इन द मार्केट विद कंपेयर विद द अदर कॉम्पिटिटर्स। इस डिलिजेंस को हम कहें तो कहीं ना कहीं बिजनेस को मोनेटाइज करते हैं। मोनेटाइज का मतलब समझते हैं ना कि इससे बिजनेस जनरेट, मतलब पैसा बनता है पेटेंट्स और कॉपीराइट से। आइए देखते हैं। सो टेक्निकल डिलिजेंस के अंदर 2 तरह के डिलिजेंस है, कौन कौन सा, इंटेलेक्चुअल एंड टेक्नोलॉजी। इंटेलेक्चुअल डिलिजेंस कहता है कंपनी विच ओन्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यूजेस देयर आईपीज टू मोनेटाइज देयर बिजनेस। मोनेटाइज समझते ना, बिजनेस का भैया पैसा बढ़ जाता है, बिजनेस की वैल्यू बढ़ जाती है। These IPs are something that differentiate their products and services from the competitors। हम लोग जानते हैं भैया कि एक कंपटीटर का, अब एक बात सोच के देखो, द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स जो आप एक टेक्नोलॉजी की वजह से एक कंपनी दूसरी कंपनी से अपने आप को डिफरेंशिएट कर देती है। However, the concept of valuation of intangible assets related to the intellectual property like patent, copyright, design, trademark, brands, etc. also getting a greater importance as the intellectual property of the business are now often sold and purchased in the market by itself like any other tangible assets। जी हाँ, ये भी आप देखा होगा, एक कंपनी दूसरी कंपनी से यही परचेज कर लेती है, पर्टिकुलर पेटेंट है, कॉपीराइट्स हैं, यू नो व्हाट, हाँ, या डिजाइन्स हैं, ट्रेडमार्क्स हैं, सेपरेटली भी, मतलब अगर एक्वायर कर रही है तो तब तो देखेगी। कई बार तो ये भी देखा जाता है कि कंपनी अपने आप को और इंप्रूव करने के लिए किसी पर्टिकुलर कंपनी से पेटेंट खरीदता है। Many Indian companies and corporate entities do not give much importance to the portfolio management of their intellectual properties. The main objective of intellectual property diligence is to ascertain the nature and scope of the target company rights over the intellectual properties to evaluate the validity of the same। भाई मेन पर्पस क्या है, ताकि ये पता लगे टारगेट कंपनी तेरा भाई इस पर्टिकुलर आईपीआर में तेरा राइट है नहीं है, बस इतना हो पता होना जरूरी है। और कैसे पता लगेगा, जब वो रजिस्टर्ड होंगे, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज को आप रजिस्टर्ड करवाएंगे। टू एंश्योर वेदर दे आर नो इन्फ्रिंजमेंट ऑफ क्लेम्स। पता लगा तुम जो टेक्नोलॉजी यूज कर रहे थे, आईपीआर यूज कर रहे थे, वो पता लगा इन्फ्रिंजमेंट है, तो पता लगा हमारे लिए लेना भारी पड़ गया। क्लियर, इसलिए ना याद रखना, तुमको बार बार तुमको पढ़ने को मिलेगा वर्ड कि डिलिजेंस करने के बाद में आप इंडेमनिटीज और वारंटीज भी लेते हैं। क्यों लेते हैं कि अगर मान लीजिएगा लेटर ऑन अगर कोई गड़बड़ पता लगा तो भाई फिर टारगेट करने तुम्हारी लायबिलिटी बनी रहेगी उस केस में। few of the items that need to be seen while conducting the diligence, जैसे schedules of the payment, patents and its applications, schedule of the copyrights and trademarks and brands and you know what, names, plus पेंडिंग पेटेंट्स क्लियरेंस डॉक्यूमेंट्स आपने लगा रखा है रजिस्ट्रार को, रजिस्ट्रार ने अब तक, रजिस्ट्रार आरओसी नहीं कह रहा हूँ, रजिस्ट्रार ऑफ पेटेंट कह रहा हूँ, ठीक है, और अभी अब तक आपकी एप्लीकेशन अप्रूव नहीं हुई है, उनको आप कंसीडर करेंगे। कौन कौन सी हैं, एनी पेंडिंग क्लेम्स एंड केस बाय अगेंस्ट द कंपनी इन वायलेशन ऑफ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। 4 इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्या, शेड्यूल ऑफ द पेटेंट्स, बोलो ना, शेड्यूल ऑफ द पेटेंट्स एंड इट्स एप्लीकेशंस, प्लस इसके अलावा एप्लीकेशन मतलब एप्लीकेबिलिटी, ठीक है, एंड ड्यूरेशन, वैलिडिटी, शेड्यूल ऑफ द कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क्स एंड ब्रांड वैल्यू। फिर इसके अलावा हम लोग देखेंगे क्या पेटेंट, पेंडिंग पेटेंट्स कितने हैं एंड ऑफ यू नो क्लियरेंस डॉक्यूमेंट्स के लिए, प्लस कोई केसेस अगर कंपनी ने किए हुए हैं या कंपनी के खिलाफ किए हुए हैं फॉर द वायलेशन ऑफ आईपीआर। चलिए
इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का एग्जांपल देखा, ट्रेडमार्क, पेटेंट्स, कॉपीराइट, डिजाइन एंड ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। उम्मीद कर रहा हूँ एग्जीक्यूटिव में पढ़ा इसलिए स्पीड से पढ़ाया ये। नाउ नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजी ड्यू डिलिजेंस। अब आजकल हम लोग अच्छे से जानते हैं ना, आज की डेट में बिजनेस जो है वो टेक्नोलॉजी की तरफ पूरी से मूव हो चुका है। और टेक्नोलॉजी का मतलब सिर्फ एक टेक्नोलॉजी स्पेसिफिक नहीं है, ये ब्रॉडली हम लोग कई सेंस में कह सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा, अगर जो ट्रेनीज उनको पता होगा कि यूजुअली पहले ना क्या होता था कि आप जब कंपनीज में जाते थे तो आपको अटेंडेंस रजिस्टर पे साइन करना पड़ता था। टाइम धीरे धीरे बदल गया है ना, बहुत पहले हो चुका है, टेक्नोलॉजी पहले आ चुकी है जो मैं बता रहा हूँ अभी आपको। अब आपके पास स्पेसिफिकली कार्ड होता है, इवन आप अपना थंब प्रेस करते हैं पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट पर, जो आपकी अटेंडेंस ऑटोमेटिकली रजिस्टर कर लेता है। अब सर इसका फायदा क्या होगा? अरे भाई बहुत बड़ा फायदा है, और पकड़ मारा है, कपलाबाजी नहीं हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल लॉग इन टाइम जो होता है एम्प्लॉय का 10 बजे का है और एम्प्लॉय का 10:30 आ रहा है, तो मशीन ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड कर रहा है। ये भी नहीं कर सकते भाई काम करिए, तू जा रहा है ना पहले ऑफिस, तो मेरा साइन कर दियो, मैं आ जाऊंगा। वो आप ही से ही लॉग इन होगा, बात पकड़ मारा है। तो इंटरेस्टिंग चीज क्या बता रहा हूँ, टेक्नोलॉजी का एक एग्जाम्पल दिया है यहाँ पर आप, ऐसे और एग्जाम्पल्स हैं। आपने देखा टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने का बेनिफिट क्या हुआ? कई जगह जब पेपर वर्क होता था वो पेपर वर्क हटा दिया गया और कंप्यूटर इंट्रोड्यूस हुआ। क्या हुआ? वर्क और इंप्रूव हो गया। फिर धीरे धीरे और चीजें इंप्रूवाइज हुई। कैसे कि आप अपनी ही उसी लैपटॉप की जगह डेस्कटॉप की जगह, हाँ जी हाँ, डेस्कटॉप से लैपटॉप पहुंचे, लैपटॉप से आप सेल फोन पे आ गए, सेल फोन से अपनी काफी सारी वर्किंग कर सकते हैं। रिपोर्टिंग में इंप्रूवमेंट्स आ गए। रिपोर्टिंग पहले होता था फिजिकली रिपोर्टिंग होता था, अब कैसे फिर रिपोर्टिंग हो रहा है, करंटली इलेक्ट्रॉनिकली रिपोर्टिंग हो रहा है। इवन कई जगह तो ये है कि आजकल आप देखते हैं ना, टेक्नोलॉजी यूज करके अपने बिजनेस के अंदर व्हाट्सएप से डेटा एक्सचेंज कर लेते हैं, वो परमिटेड भी माने जाते हैं। कई बार तो यहां तक भी होता है कि आपको पर्टिकुलर कोई मीटिंग ऑर्गेनाइज करनी है, पर्टिकुलर मीटिंग कर रहा हूँ स्पेशली मैनेजमेंट के अंदर, ठीक है, शेयरहोल्डर्स का नहीं कर रहे हैं, तो उसी की मीटिंग के लिए आप बेसिकली व्हाट्सएप यूज करते हैं। क्या कहना चाह रहा हूँ, मतलब इवन आपके जो डेटा है, डेटा को सिक्योर करने के लिए आप टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। मतलब सर कहना क्या चाहते हो भाई, टेक्नोलॉजी डिलिजेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू द कॉर्पोरेट सिनेरियो। देखो, टेक्नोलॉजी डिलिजेंस हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन इन अ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस व्हेन एक्वायरिंग न्यू टेक्नोलॉजीज और लाइंस ऑफ बिजनेस। याद रहेगा। सो हेल्प करो, यहाँ से पॉइंट बनाओ, पहला पॉइंट बनाओ, क्या कहता है, हेल्प्स टू ऑर्गेनाइजेशन to know whenever company acquiring new technologies or business line, when they need a simple evaluation of how their current technology is functioning. Technology due diligence consider aspects such as, highlight करना यहाँ से, current level of technology, company existing technology, further investment required. Point number 2 बनाओ। अब जैसे कई जगह कंपनीज में देखा जाता है, जैसे सॉफ्टवेयर, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को नए तरह से यूज किया गया कुछ उन्होंने, पहले टैली पे काम चलता था, फिर ERP के भी बेस्ट वर्जन्स आने लग गए। कई जगह पे SAP यूज होता है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, ऐसे नहीं है कि SAP होता है, डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। And the technology is key component of a merger and acquisition activities. It is imperative to look at the IT consideration. Point number 3. Sir, point number 3. Point number 1 क्या बनाया हमने? It helps in decision making process. It helps organization in decision making process when a company when acquiring new technologies. Point number 1 ऐसे बनाइएगा। Point number 2 ऐसे बनाइएगा। टेक्नोलॉजी डिलिजेंस कंसीडर क्या, यहाँ से करना, करंट लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, company existing technology, further investment required. Point number 2. Point number 3, it is imperative to look at the IT consideration. और पकड़ मारा है। In case of merger, the goal of the technical diligence is to identify the how well an organization, target organization and technology assets meet the acquisition goal. Point number 4, sorry. कैसे identify how well an acquisition, targets organization and technology assets meet the acquisition goals. Inform the valuation process. What the acquirer will pay for the company or assets. Identify the risk, highlight करना, identify the risk to intellectual property issues, capability gaps in the technology assets and organization, and ability to support the go forward business goals, including post acquisition integration of organization and its assets. So ultimately we can say that, you know what, it plays a very important role. Now let's, if we consider in the last point, let's understand it. It ability to support the go forward business goals. Go forward business goals. If you introduce a new technology in your business, people will be happy. आपने देखा ना कि अभी हम लोग टेस्ट सीरीज भी नई टेक्नोलॉजी के थ्रू ऑर्गेनाइज करते हैं। कैसे कि पता है कि कन्वीनियंट मेथड है, इमीडिएटली आपके व्हाट्सएप पर आपके क्वेश्चन पेपर आता है, आप देखते हैं, चेक करते हैं और अपना आंसर लिखते हैं, प्लस आप उसकी फोटो लेते हैं और आप आंसर शीट को अपने PDF फॉर्मेट कन्वर्ट करके अपने सेंड कर देते हैं। तो आप देखिए टेक्नोलॉजी ने आपको टाइम बचा दिया। अब जैसे ही हम देखेंगे कि हमारे लिए ये किस तरह से बेनिफिशियल है, हम अदर और नई चीजें इंट्रोड्यूस करेंगे टेक्नोलॉजी के थ्रू। सेम यहाँ पर भी जब एक्वायर कोई बिजनेस एक्वायर कर रहा है तो उसका गोल क्या है कि गो फॉरवर्ड बिजनेस,
भैया बिजनेस को आगे लेके जाना है ना, इंक्लूडिंग पोस्ट एक्विजिशन इंटीग्रेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड एसेट्स। अब पोस्ट इंटीग्रेशन क्यों इंपॉर्टेंट होती है, एक बात समझो, जो आपकी करंट टेक्नोलॉजी है प्लस जो आप एक्वायर कर रहे हैं उससे आप बेटर बिजनेस प्रोड्यूस करें। बात पकड़ में आया, क्लियर हो रहा है? सो हमने यहाँ पर टेक्निकल डिलीजेंस के अंदर देखा। अब मैं आपको बता दूं, इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा। अब मैं आपको बता दूं, अभी आज के सेशन में मैंने जैसा बताया 3 मैंने कहा इंपॉर्टेंट है। एक हमारे लिए ऑपरेशनल डिलीजेंस इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। एक फाइनेंशियल, मैं बहुत प्रोबेबल क्वेश्चंस बता रहा हूं यहाँ पे, और ठीक है, और एक है टेक्निकल। ये 3 जो है यहाँ पर, 3 आज के टॉपिक जो मैंने अलग से बता रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, जबरदस्त इंपॉर्टेंट है। और फाइनेंशियल के अंदर जो वर्क स्कोप वाली लिस्ट है, सिर्फ इसको रीड करना, फिर बोल रहा हूँ 2-4 बार रीड करना, ठीक है, रट्टा नहीं मारना, सब 2-4 बार रीड करना। कंटेंट समझ में नहीं आता है ना, के व्हाट्सएप पे पूछना, और याद रखना आज का टेस्ट मिस मत करना। तुम्हें पता अच्छे से आज का टेस्ट इंपॉर्टेंट है, ऑलराइट। एंड जिन लोगों का टेस्ट रह गया है वो अभी भी ले सकते हैं। कौन? जो लोग लगातार टेस्ट अटेंड करते आ रहे थे, क्योंकि 1-2 दिन का गैप में बीच में देखा है कुछ बच्चों ने अटेंड नहीं किया है, सो वो कर सकते हैं टाइम, वो इसलिए कर सकते हैं क्योंकि वो कंसिस्टेंट रहे। जो बिल्कुल बीच में नालायक हो गए, उन्होंने फिर अचानक से 10 दिन बाद 20 दिन बाद वापस आए उठकर, तो भाई टेस्ट नहीं मिलेगा, अपना रिफंड लो और ऐश करो। ऑलराइट, गुड बाय, टेक केयर।